ओके, वेतन से आय हमारा ये शीर्षक चल रहा था। इसमें सकल वेतन जो है ग्रॉस टोटल सैलरी, इसमें चर्चा हो रही थी। तो कंपोनेंट्स ऑफ ग्रॉस सैलरी ये मैंने आपको बता रहा था, ठीक है। अनुलाभ नियोक्ता से जो प्राप्त सुविधाएं हैं, इसको हम 3 चरणों में विभाजित किए थे। अनुलाभ जो प्रत्येक कर्मचारी के लिए कर योग्य है, विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य है और सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ। तो जैसे कि इसमें मैंने बताया था आपको, मूल वेतन या मजदूरी। वेतन का आशय जो है, मूल वेतन यानी मूल वेतन का वह भाग होता है जिसमें किसी भी प्रकार से कोई भी अनुलाभ उसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। बोनस, माइक बंद रखेंगे आप लोग। मेरे को तेरा राजा के जो ना ले माइक बंद रखेंगे। सकल वेतन, ठीक है। ग्रॉस सैलरी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले देखते हैं मूल वेतन, फिर इसमें होता है भत्ते, अनुलाभ और वेतन के स्थान पर अनुलाभ। ओके, दिख रहा है आपको। तो सकल वेतन किसी व्यक्ति के वेतन की जब हम गणना करते हैं तो ग्रॉस सैलरी को समझना जरूरी है। ग्रॉस सैलरी सकल वेतन की जब गणना करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, मूल वेतन लेते हैं, भत्ते, अनुलाभ और वेतन के स्थान पर लाभ। वेतन जो कि मैंने आपको बताया, मूल वेतन या मजदूरी, प्राय नौकरी में नियुक्त का आधार जो है वो मूल वेतन ही होता है। किसी भी व्यक्ति की जब नियुक्ति होती है तो उसका मूल वेतन ही उसका आधार होता है। जब कर्मचारी को वेतनमान, यहाँ पर ध्यान रखना, वेतन और वेतनमान, ठीक है, इसके अंतर्गत प्राप्त होता है। आगे चल के मैं बताऊंगा वेतन और वेतनमान, ठीक है। तो ये मूल वेतन या प्रारंभिक वेतन इंटरनल सैलरी कहलाता है। प्रारंभिक वेतन में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धियों को जोड़कर आने वाली रकम संबंधित गत वर्ष का मूल वेतन माना जाता है। वेतन के साथ जो वेतन वृद्धि होती है उसको जोड़ा जाता है और वह आने वाले वर्ष के लिए उसका मूल वेतन हो जाता है, बेसिक सैलरी हो जाती है। मूल वेतन का आशय जो है वह वेतन का वह भाग होता है जिसमें किसी भी प्रकार का भत्ता आदि शामिल नहीं होता है, उसको हम
मूल वेतन कहते हैं। कर्मचारी का वेतन भुगतान करते समय यदि कुछ कटौतियां की जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए भविष्य निधि है, कर्मचारियों की अंशदान की कटौती है, आयकर की कटौती या अन्य कोई कटौती, तो इन कटौतियों के एक योग जो टोटल है, इसको कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन की शुद्ध रकम में जोड़कर मूल वेतन ज्ञात किया जाता है। दूसरा, हम इसमें आते हैं भत्ते के बारे में। अब इसमें मूल वेतन में और भी चीजें आपके आ जाती हैं, जैसे कि भाई मूल वेतन हुए, फिर इसमें हम लेते हैं बोनस है, कमीशन है, अधिसमय भुगतान है, वार्षिकी है, अग्रिम या अवशिष्ट वेतन है, कर्मचारियों के प्रमाणित प्रोविडेंट फंड है, वार्षिक वृद्धि है, भविष्य निधि पर ब्याज है ना। तो ये सब मूल वेतन के अंतर्गत जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पर आएगा। दूसरा पॉइंट है आपका भत्ते, ठीक है। तो भत्ता जो लिया जाता है, अलाउंसेस, तो भत्ता का आशय जो है, ये एक वेतनभोगी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से मूल वेतन के अतिरिक्त कुछ अन्य नगद प्राप्तियां भत्तों के रूप में होती हैं। भत्ता वह होता है जिसे एक सेवक नियोजक जो है, एकाकी व्यवसायी फर्म, कंपनी आदि अपने कर्मचारियों को कुछ विशेष खर्चों की पूर्ति करने हेतु देता है। कर्मचारी के विशेष खर्चों या खर्चे उसके व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और अपने सर्विस सेक्टर से भी हो सकता है, सेवा के दौरान हो सकता है, ड्यूटी के लिए, उसके ड्यूटी पालन करने के लिए, उसको फॉलो करने से संबंधित हो सकता है। तो भत्ते की रकम वेतन का ही एक अंग होता है और कुल वेतन की गणना करते समय इसे शामिल किया जाता है। अब भत्ते के जो प्रकार हैं, जो मैंने आपको बताया कि भत्ते जो हैं, अब इनके भत्तों के प्रकार क्या हैं। भत्तों में इसको 3 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। भत्ते को पूर्ण कर मुक्त, पूर्ण कर मुक्त, आंशिक कर मुक्त, आंशिक कर मुक्त और पूर्णतः कर मुक्त, सॉरी कर युक्त, पूर्णतः कर युक्त, ठीक है। भत्तों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्णतः कर मुक्त यानी कि पूरे का पूरा एग्जेम्प्टेड, जिसमें कि कर नहीं लगता। आंशिक कर मुक्त यानी कुछ भाग में उसका, कुछ भाग में कर लगता है और कुछ भाग उसका एग्जेम्प्ट हो जाता है। और ऐसे कर योग, ऐसे भत्ते जिस पर पूरा कर योग्य होता है 100%, यानी कि पूर्णता, ठीक है। तो भत्ते को 3 भागों में विभाजित किया है गणना के दृष्टिकोण से। पूर्णतः कर मुक्त भत्ते, फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, कर्मचारी को प्राप्त इन भत्तों की रकम को उनके सकल वेतन की गणना करते समय जोड़ा जाता है, जोड़ा नहीं जाता। क्यों नहीं जोड़ते? क्योंकि वो पूर्णतः कर मुक्त होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं। इन भत्तों के संबंध में सामान्यतः यह माना जाएगा कि नियोक्ता इन भत्तों की जितनी रकम प्राप्त हुई है उतनी रकम कर्मचारी द्वारा उस उद्देश्य हेतु व्यय कर दी गई है, इसलिए ये भत्ते पूर्णतः कर मुक्त हैं। यदि स्पष्ट रूप से यह दिया जाए कि जो धनराशि है, जो राशि व्यय की गई है, तो कर्मचारी द्वारा प्राप्त भत्ते की व्यय न की गई रकम उसके सकल कुल वेतन में जोड़ दी जाएगी। जैसे कि विदेश या ओवरसीज भत्ता, फॉरेन या ओवरसीज अलाउंसेस, यह भत्ता भारत सरकार द्वारा अपने भारतीय नागरिकों को भारत के बाहर सेवा करने हेतु दिया जाता है। स्पेशल अलाउंसेस जो है
यानी कर्तव्य पालन हेतु व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते, स्पेशल अलाउंसेस। ये भत्ते कर्मचारी द्वारा वास्तव में व्यय की गई रकम तक करमुक्त होते हैं और शेष खर्च ना की गई रकम कर योग्य होती हैं। ये भत्ते केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होने चाहिए। आयकर अधिनियम की धारा 10(14)(1) 10(14)(1 के अनुसार से कुछ भत्तों की अधिसूचित हैं, जैसे कि यात्रा भत्ता, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, डेली अलाउंसेस, कन्वेंस अलाउंसेस, हेल्पर अलाउंसेस, एकेडमिक अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, अलाउंसेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, अलाउंसेस रिसिव्ड फॉर यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, सहायक भत्ता, विद्योपार्जन भत्ता, उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय के जजों को भत्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते। तो ये पूर्ण करमुक्त भत्ते हैं। आगे दूसरा आंशिक करमुक्त। आंशिक करमुक्त मतलब पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। आंशिक करमुक्त भत्तों को आंशिक कर योग्य भत्ते यह भी कहा जाता है। इस श्रेणी में उन भत्तों को रखा गया है जो कुछ निश्चित शर्तों की पूर्ति करने पर ही पूर्ण रूप से अथवा कुछ सीमा तक करमुक्त होते हैं। आंशिक करमुक्त भत्ता उसे भी कहा जाएगा जिसकी संपूर्ण रकम कर्मचारी के वेतन में जोड़ेंगे, उसके पश्चात शर्तों के अंतर्गत सकल वेतन में से उस रकम को या उससे कम रकम को आयकर के प्रावधान अनुसार उसमें से माइनस किया जाएगा, घटाया जाएगा। जैसे कि मनोरंजन भत्ता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। ऐसे आंशिक भत्तों में हम देखते हैं हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता होता है। मकान किराया भत्ता जो है ये आपका भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 10(13)(A) 10(13)(A) और नियम 2A, यदि कर्मचारी का स्वयं का मकान होता है तो इस भत्ते की संपूर्ण रकम कर योग्य होती है और कर्मचारी के वेतन में इसकी पूर्ण राशि शामिल की जाती है। यदि कर्मचारी किराए के मकान में रहता है तो इसमें कैलकुलेशन है। हाउस रेंट अलाउंस यहां पर मैं बता दे रहा हूं, इसको फिर हम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत फिर उस समय और डेप्थ में देखेंगे। इसमें जो नॉर्म्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। कैलकुलेशन के समय ये आता है मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। इसमें 3 मुख्य बातों को ध्यान में रखनी होगी। 3 क्लॉज है, इन 3 क्लॉज में से जो सबसे कम होगा उसे कर मुक्त माना जाएगा, उसको शामिल किया जाता है। जैसे कि कर्मचारी द्वारा संबंधित अवधि के लिए प्राप्त मकान किराए की भत्ते, ठीक है, ये मैं बता दे रहा हूं, आगे हम इसको चर्चा करेंगे। मकान किराया भत्ता, तो पहला है प्राप्त किराया, ठीक है, प्राप्त मकान किराया भत्ते, उसको वास्तविक रकम, ठीक है, मकान किराए में प्राप्त किराया, ठीक है, कर्मचारी द्वारा संबंधित अवधि में या संबंधित अवधि के लिए प्राप्त मकान किराए भत्ते की वास्तविक रकम
ठीक है, प्राप्त किराए की वास्तविक राशि या रकम। ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है कि संबंधित अवधि के लिए चुकाए गए किराए का वह भाग जो उस अवधि के वेतन के 10% से अधिक है, अर्थात चुकाया गया किराया वेतन के 10% से हर हालत में ज्यादा होना चाहिए, अन्यथा प्राप्त भत्ते की संपूर्ण रकम कर योग्य होगी। कर्मचारी द्वारा चुकाया गया किराया वेतन का 10%, वेतन का 10%, मैं बाकी और कुछ नहीं लिख रहा हूं, इसको आप नोट करते जाइए, वेतन का 10%। तीसरा, कर्मचारी के नौकरी करने के स्थान एवं किराए पर रहने का स्थान अलग अलग हो सकता है। यदि कर्मचारी ने किराए का मकान दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में से किसी शहर में लिया है तो संबंधित अवधि के लिए वेतन का 50%, वेतन का 50%, ये 4 मेट्रो सिटी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यदि इनमें से 4 में से कोई है तो संबंधित अवधि के लिए उसका क्या होगा, 50%। यदि कर्मचारी अन्य किसी शहर में रहता है तो संबंधित अवधि के लिए वेतन का 40%। ठीक है, ये जो है इसलिए है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई। ठीक है, बाकी फिर अदर अन्य शहर में यदि कोई है तो ये 4 शहर को छोड़कर तो वेतन का 40% के बराबर राशि। अब इसमें यहां पर इस वेतन का जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ वेतन का आशय जो है उसको भी स्पष्ट होना चाहिए। यहाँ पर वेतन का आशय जो है ये मकान किराया भत्ते की करमुक्त रकम की जब गणना करने हेतु वेतन से आशय यहाँ पर वेतन में जो शामिल की जाती है वह क्या क्या शामिल की जाएगी, मूल वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, ठीक है, भत्ता नहीं, महंगाई वेतन, ठीक है, प्लस महंगाई भत्ता, तो सेवा शर्तों के अधीन जो सेवा जो होगा वो ध्यान रखना होगा वहां पर। यदि सेवा शर्तों के अधीन हो, सेवा शर्त यहाँ पर लागू होगा, ये ध्यान रखेंगे, सेवा शर्तों के अधीन यदि सेवा शर्तों में शामिल है तो उसका, है ना, मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अंतर्गत हो अथवा अवकाश ग्रहण करने के लाभों में उसको सम्मिलित किया गया हो, प्लस बिक्री का एक निश्चित प्रतिशत दर से कमीशन, प्लस कमीशन, यहां पर इसका आशय ये है मूल वेतन से। इसके अनुसार से जो मैंने आपको बताया, प्राप्त किराया वेतन का 10%, वेतन का 50% या 40%, तो उस समय जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर इस वेतन के आधार पर आपको उसका 10%, 40% या 50% जो है वह कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये प्रश्नानुसार ये आपको उस समय ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, यदि कर्मचारी स्वयं के मकान में रह रहा है या ऐसे किराए के मकान में रह रहा है जिसका उसे बिल्कुल भी किराया नहीं चुकाना पड़ता है,
तो प्राप्त भत्ते की संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। दूसरा, यदि कर्मचारी द्वारा चुकाया गया किराया उसके वेतन के 10% से कम है तो मकान किराया भत्ते की संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। संबंधित अवधि में जिस गत वर्ष में कर्मचारी किराए के मकान में रहा हो, वेतन को उस अवधि के संबंध में देय आधार पर शामिल किया जाएगा। मकान किराए भत्ते की रकम की गणना वेतन में महंगाई भत्ते की रकम उस सीमा तक शामिल की जाएगी जिस सीमा तक या सेवा या रोजगार की शर्तों के अनुसार वेतन का अंग माना जाएगा। जितना महंगाई भत्ते का प्रतिशत अवकाश ग्रहण संबंधी लाभों में शामिल किया जाता है। उच्च या उच्चतम न्यायालय के जजों को प्राप्त मकान किराए भत्ते जो हैं ये संपूर्ण रकम कर मुक्त है। ठीक है, तो ये हाउस रेंट अलाउंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दूसरी हम बात आते हैं मनोरंजन या सरकार मनोरंजन या सरकार भत्ता। नेक्स्ट पॉइंट हम पहुंचते हैं जिनका पॉइंट चालू है इंटरटेनमेंट अलाउंस। मनोरंजन भत्ते की जो कटौती केवल सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे आप, इंटरटेनमेंट अलाउंस मनोरंजन भत्ते की जो कटौती है ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ही एग्जेम्प्टेड है। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी को व्यवसाय या संस्था में आने वाले ग्राहकों के आदर सत्कार पर व्यय करने हेतु भत्ता देता है। इस भत्ते की संपूर्ण रकम को सर्वप्रथम सबसे पहले कर्मचारियों की सकल वेतन की जब हम गणना करते हैं उस समय इसको जोड़ लेते हैं और बाद में कुछ निश्चित शर्तों की पूर्ति करने पर आयकर अधिनियम की धारा 16(2) के अंतर्गत सकल वेतन में से इसको घटा दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो मनोरंजन भत्ते की कटौती कर्मचारी को मिले अथवा ना मिले, कर्मचारी ने ग्राहक की आवभगत पर रकम खर्च की हो या ना की हो, इस भत्ते की प्राप्त रकम को उसकी सकल वेतन ग्रॉस सैलरी का जब कैलकुलेशन करते हैं उस समय उसको शामिल आवश्यक रूप से किया जाता है। मनोरंजन भत्ता जो है सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के कर्मचारियों को प्राप्त हो सकता है। इन दोनों प्रकार के कर्मचारियों को प्राप्त मनोरंजन भत्ते की कटौती के संबंध में जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट है, सरकारी कर्मचारी की दशा में और दूसरा गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में। मनोरंजन भत्ता, ठीक है, इंटरटेनमेंट अलाउंस। मनोरंजन भत्ता इसको 2 पार्ट में बांटते हैं। आपका सरकारी कर्मचारी और दूसरा गैर सरकारी कर्मचारी। ठीक है, अब इस दोनों में ही कुछ नॉर्म्स हैं जिसके आधार पर इनको मनोरंजन भत्ते की कटौती प्राप्त होती है। इसमें यह देखना है मनोरंजन भत्ते की प्राप्त वास्तविक रकम, प्राप्त वास्तविक रकम पहला, ठीक है, जो वास्तव में सरकारी कर्मचारी की दशा में हम देख रहे हैं, वास्तव में उसको जो प्राप्त वास्तविक रकम है मनोरंजन भत्ते की वास्तविक प्राप्त रकम या कर्मचारी के मूल वेतन का
मूल वेतन का कितना प्रतिशत लिया जाता है? 20% या 1/5 भाग। ठीक है, 1/5 भाग या अधिकतम राशि कितनी होगी? 5,000 रुपए। ठीक है, सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी जो कर्मचारी है उनको मनोरंजन भत्ते की कटौती जो मिलती है, इन 3 रकम में से जो सबसे कम होता है वह सकल वेतन में से घटा दिया जाएगा। इन तीनों में से जो कम होगा, ठीक है, तो क्या है? पहला वास्तविक प्राप्त रकम, मूल वेतन का 20% या 1/5 भाग या अधिकतम राशि 5,000। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसको उसके सकल वेतन में से घटा दिया जाएगा। ओके, दूसरा है गैर सरकारी। अब यहां पर एक बात आई है, मूल वेतन का 20%, यहां पर वेतन का आशय को भी समझना होगा। ठीक है, तो वेतन से आशय मनोरंजन भत्ते के लिए वेतन शब्द में केवल मूल वेतन जो है को ही लिया जाएगा। मूल वेतन यानी कि बेसिक सैलरी को ही लिया जाएगा, कोई भी अन्य भत्तों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात जैसे कि आपका महंगाई भत्ता मिल रहा है, महंगाई वेतन मिल रहा है, सेवा शर्तों में हो या ना हो, ठीक है, या निश्चित प्रतिशत से कोई उसको कमीशन मिल रहा हो, विक्रय पर कमीशन मिल रहा हो, है ना, इसको किसी को भी शामिल नहीं करेंगे। यहाँ पर मूल वेतन मतलब बेसिक सैलरी से ही है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ओके, दूसरा गैर सरकारी कर्मचारी। गैर सरकारी जो कर्मचारी हैं तो वो ऐसे जो कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर, ठीक है, अन्य सभी कर्मचारी वैधानिक नियम या स्थानीय प्राधिकरण के कर्मचारी सहित को मनोरंजन भत्ते की कटौती नहीं मिलती है। सरकारी कर्मचारी को ही इसकी मनोरंजन कटौती मिलती है, जैसे कि मैंने पूर्व में आपको बताया। गैर सरकारी कर्मचारी चाहे वह कोई भी हो, सरकारी कर्मचारियों को छोड़ने के बाद जो भी इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनको मनोरंजन भत्ते की कटौती किसी भी प्रकार से प्रदान नहीं की जाती, उनको नहीं मिलती है। यहाँ पर मूल वेतन का आशय भी मैंने बता दिया आपको। यहाँ वेतन से आशय जो है, मनोरंजन भत्ते के लिए वेतन शब्द में केवल मूल वेतन को ही शामिल किया जाता है, किसी भी प्रकार से अन्य भत्तों के साथ में उसको शामिल नहीं किया जाता। क्लियर है? मनोरंजन भत्ता कर्मचारियों को उसके द्वारा ग्राहकों के आवभगत और मनोरंजन के लिए प्रदान किया जाता है, उसके खर्चों से संबंधित होता है। कर्मचारी इस संबंध में प्राप्त राशि से कम या अधिक खर्च करे, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यदि कर्मचारी को भत्ता नहीं मिलता है और फिर भी वह नियोक्ता के ग्राहकों पर कुछ खर्च करता है, भले ही वह अपने पास से करता हो, तो ऐसे व्ययों के संबंध में उसे किसी भी प्रकार से कोई कटौती नहीं दी जाती, नहीं मिलती है। ठीक, क्लियर है? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यात्रा भत्ता। तो नियोक्ता द्वारा अपने किसी कर्मचारी को उसके निवास स्थान से कार्यालय से निवास स्थान वापस जाने संबंधी व्ययों की पूर्ति के लिए यह भत्ता दिया जाता है। यह भत्ता जो है वह केवल दिव्यांग, इनको दिया जाता है। ऐसे जो कर्मचारी हैं उनको 3200 रुपए प्रति माह के आधार पर एग्जेम्प्टेड होता है, करमुक्त होता है। ये आप नोट कर लेंगे। यात्रा भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस
जो दिव्यांगजन हैं उनको प्रति माह 3200 रुपए कर मुक्त होता है। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड अलाउंसेस, ये सब मैंने पूर्व में नोट कराया था, उसी को एक एक हम पॉइंट को लेते चले जा रहे हैं। भूमिगत भत्ते, अंडरग्राउंड अलाउंसेस, जैसे कि कोयले की खान है या कोई सुरंग वगैरह में जो कार्य करते हैं, ऐसे कर्मचारी जो इस पर काम करते हैं और इससे संबंधित होते हैं, इनको 800 रुपए प्रति माह के आधार पर एग्जम्पशन मिलता है, उनकी राशि कर मुक्त होगी 800 रुपए प्रति माह के अनुसार। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं एजुकेशन अलाउंसेस, शिक्षा भत्ता। कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें नियोक्ता के द्वारा ये भत्ते प्रदान किए जाते हैं। पूर्व में ही मैंने इसके बारे में बताया था, अभी फिर एक बार मैं बता दे रहा हूं। 100 रुपए प्रति बच्चे और मैक्सिमम 2 बच्चों तक कर मुक्त होता है। अधिकतम 2 बच्चों के लिए प्रदान की जाती है और यह कर मुक्त होता है। इससे अधिक रकम कर्मचारी के वेतन में शामिल कर दी जाती है। हॉस्टल अलाउंसेस, कर्मचारी के बच्चों के छात्रावास के लिए प्रदान किया जाता है, इससे संबंध होता है। ये भत्ते की रकम 300 रुपए प्रति माह मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए है, यह कर मुक्त होता है और इससे यदि अधिक है तो उसको उनके वेतन में शामिल कर दिया जाता है। स्पेशल अलाउंसेस टू एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, परिवहन संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष भत्ता। जो कर्मचारी यातायात संस्थाओं या परिवहन की किसी व्यवस्था संस्था में कार्यरत हैं और उन्हें यातायात संचालन के लिए भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से संबंध व्ययों के लिए भत्ते दिए जाते हैं। ऐसे भत्ते जो हैं, भत्तों का 70% 70% अथवा 10,000 रुपए प्रति माह, दोनों में से जो कम हो कर्मचारियों के लिए कर मुक्त होता है। इन भत्तों की कर मुक्त के लिए यह आवश्यक है कि इन्हें डेली अलाउंसेस में शामिल ना किया जाए और डेली अलाउंसेस में इसको शामिल नहीं किया जाता। भत्तों में हम आगे बढ़ते हैं। जनजाति क्षेत्र भत्ते, जनजाति क्षेत्र भत्तों में प्रति माह 200 रुपए मिलता है। अब जनजाति क्षेत्र ट्राइबल एरिया अलाउंसेस, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जो जनजाति क्षेत्रों में यदि कार्यरत हैं और इनके कर्मचारियों के लिए 200 रुपए प्रति माह अथवा उसकी जो वास्तविक प्राप्त रकम जो दोनों में से कम होता है वह कर मुक्त होगा और इससे अधिक राशि कर्मचारी के मूल वेतन में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये ऐसे भत्ते हैं। कुछ ऐसे भत्ते हैं जो पूर्णतः कर मुक्त की श्रेणी में हैं, किंतु कर्मचारी द्वारा उनकी संपूर्ण रकम व्यय नहीं की जाती। Some allowances which are fully exempted but are not spent fully by the employee, ऐसे भत्ते आंशिक कर मुक्त भत्तों की श्रेणी में आते हैं। भत्तों की बची हुई रकम कर्मचारी के वेतन में कर योग्य होती है। कुछ निश्चित व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते प्रदान किए जाते हैं। तो ये भत्ते जो हैं इनको शामिल किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें पूर्णतः कर योग्य भत्ते, जो 3 भत्ते मैं आपको बता रहा था उसके अंतर्गत नेक्स्ट जो है पूर्णतः कर योग्य भत्ते, फुली
टैक्सेबल अलाउंसेस। कर मुक्त भत्तों के अलावा अन्य सभी भत्तों की संपूर्ण रकम कर योग्य होती है और करदाता की वेतन में शामिल किया जाता है या जोड़ा जाता है। अब इसमें कौन कौन से हैं जो भत्ते हैं कर योग्य अनुलाभ जो सभी के लिए होते हैं? तो जैसे कि हम ये देखते हैं कि महंगाई भत्ता, महंगाई वेतन, अतिरिक्त महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, ग्रामीण भत्ता, प्रैक्टिस न करने का भत्ता, चिकित्सा भत्ता, नौकर भत्ता, वार्डन, टिफिन, डॉग, ओवरटाइम, आपके नाइट अलाउंसेस और अदर टैक्सेबल अलाउंसेस। ठीक है, तो ये भत्तों के अंतर्गत। अब हम आते हैं थर्ड जो कैटेगरी है अनुलाभ। अनुलाभ जो मैंने बताया कि जो अलाउंसेस हैं, है ना, रिक्विटीज, तो अलाउंसेस जो हैं इसको अनुलाभ नियोक्ता से प्राप्त सुविधाओं के अंतर्गत कर्मचारी विशिष्ट है या सामान्य, ये महत्वपूर्ण है। तो ये हम जानते हैं कि आयकर की परिधि में मुख्य रूप से उच्च अधिकारी वर्ग आता है। ऐसे कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा वेतन भत्तों के अलावा कई सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आयकर के दृष्टिकोण से ऐसी सुविधाएं भी वेतन का एक अंग ही माना जाता है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को दी गई ऐसी सुविधाएं जिनका मुद्रा के रूप में मूल्यांकन किया जा सकता है अनुलाभ कहलाता है। जैसे कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को रहने के लिए कोई किराया मुक्त मकान दे दिया गया हो, बच्चों की शिक्षा पर व्यय किया गया हो, निजी उपयोग के लिए क्या हो। तो अब इसमें हम देखते हैं अनुलाभ जो है, अनुलाभ शब्द, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रिक्वेटिस? तो ये आकस्मिक उपलब्धि, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट्स अथवा लाभ के रूप में इसको परिभाषित किया गया है। सामान्य शब्दों में हम कहें कि अनुलाभ एक व्यक्तिगत लाभ है जो कर्मचारी को उसके वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त उसकी सेवा या पद के कारण दिए जाते हैं। अनुलाभों में व्ययों की क्षतिपूर्ति शामिल नहीं होती। अनुलाभ एक नियोजक के द्वारा अपने कर्मचारी को उससे बिना कुछ धन लिए या रियायती पर दी गई सुविधाएं हैं। यदि कर्मचारी इन सुविधाओं को नहीं लेता है तो उसे इसके लिए मुद्रा में भुगतान नहीं किया जाता। ये ऐसे अनुलाभ है। तो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अनुलाभ नगद या वस्तु के रूप में दिया जा सकता है। अनुलाभ का एक अनिवार्य लक्षण यह है कि इसे कर्मचारी को प्राप्त करने का हक, राइट होता है। यह केवल मात्र आकस्मिक भुगतान नहीं होता। अनुलाभ वेतन का अंग होता है। नियोक्ता द्वारा दी गई सुविधा का मूल्य उस सीमा तक व्ययों को घटाने के बाद शेष रकम, जो शेष राशि को सकल वेतन में शामिल कर दिया जाता है। अनुलाभों की कर योग्यता जो है, ये कर्मचारी के लिए तभी तक कर योग्य होते हैं जबकि नियोक्ता द्वारा ही कर्मचारी को प्रदान किए गए हों। अनुलाभ या किसी लाभ के कर योग्य होने के लिए आवश्यक है कि इसकी उत्पत्ति कानूनन समस्त लॉफुल हो। जैसे कि अनुलाभ सेवा की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ सर्विस,
अनुलाभ का संबंध सीधा नौकरी से हो, डायरेक्टली रिलेटेड विथ सर्विस। अनुलाभ को कर्मचारी के व्यक्तिगत लाभ के लिए दिया गया हो। अनुलाभों को कर योग्य होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इस संबंध में नियोक्ता से कोई शर्त अथवा समझौता किया जा सकता हो। अनुलाभ का स्वरूप जो है, एक वेतनभोगी कर्मचारी को अपनी सेवा के दौरान अपने नियोक्ता से जो भी प्राप्तियां होती हैं, उन समस्त प्राप्तियों को विभाजित किया जाता है, जैसे कि नगद या मुद्रा के रूप में प्राप्तियां, वस्तु या सेवा के रूप में प्राप्तियां, कर्मचारी के दायित्वों का नियोक्ता द्वारा भुगतान। तो जैसे कि अनुलाभ या सुविधा जो हम कह रहे हैं, बार बार ये आ रही हैं, तो जैसे कर्मचारी को दी गई यातायात या टूर के लिए या यात्रा की सुविधा के लिए, होटल में ठहरने के लिए, खाने के लिए, ऐसे नियोक्ता द्वारा जो यातायात के व्यवसाय में संलग्न है, अपने कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों को निजी यात्रा के लिए पूर्ण मुक्त या रियायती टिकटों की कोई सुविधा प्रदान कर रहा हो, कर्मचारियों के रहने हेतु मकान की सुविधा प्रदान कर रहा हो, नियोक्ता द्वारा मनोरंजन पर किए गए कोई व्यय हो, टेलीफोन का प्रयोग हो, मोटर कार हो, हवाई जहाज हो, ट्रैवल के लिए हो, नियोक्ता द्वारा किए गए कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोई व्यय हो, अन्य क्लब सुविधाएं हों, छात्रवृत्तियां हों, भेंट हो, मुफ्त भोजन हो या अन्य कोई भी सुविधा। तो इसमें हम अनुलाभ के जो प्रकार हैं, इसको हम देखते हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के अंतर्गत इसको मेंशन किया गया है। सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ, सीमांत या अतिरिक्त लाभ। तो ये 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है। आयकर या कर मुक्तता की दृष्टि से अनुलाभों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। सभी के लिए कर योग्य अनुलाभ, केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ और सभी के लिए कर मुक्त अनुलाभ। तो ये आपके 3 मुख्य हैं। तो इन कर योग्य अनुलाभ जो है, अनुलाभ जो नियोक्ता से प्राप्त सुविधाएं हैं, इसकी एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, जो ये 3 पॉइंट हैं। सभी के लिए कर योग्य, विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य और सभी के लिए कर मुक्त अनुलाभ। ठीक है सर अनुलाभ के बारे में चर्चा करें। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए सर यातायात भत्ता कितना रुपए कर मुक्त है, कितने रुपए तक?